हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सभी का नवीन मिशन 2 में स्वागत है। तो दोस्त, आज हम बिहार पुलिस सेट नंबर 4 का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त करता है, जिससे संविधान के सूची से हटा दिया गया है ना। तो जम्मू कश्मीर जो है, अनुच्छेद की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, अनुच्छेद के, ठीक है, अनुच्छेद 370 तो जम्मू कश्मीर में एक विशेष दर्जा प्राप्त था अनुच्छेद 370 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 370 के तहत, ठीक है। 5 अगस्त 2019 को, है ना, 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार के शासनकाल में, है ना, अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था और 31 अगस्त, है ना, 31 अगस्त 2019 को, ठीक है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है ना, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, ठीक है। और अगर कहे कि जम्मू कश्मीर एक ऐसे ही राज्य थे जिसका एक अपना संविधान था, जिसका एक क्या था, अपना संविधान था, ठीक है दोस्त। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है ना कि पहले अगर 2019 के पहले की बात कर लिया जाए तो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के एक विशेष दर्जा प्रदान था, है ना। लेकिन 2019 के बाद अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, है ना, हटा दिया गया। क्लियर। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है ना, दूसरा क्वेश्चन है दोस्त कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है ना, संविधान की आत्मा कहलाता है। तो देखिए, संविधान सभा के कौन से भाग जो है संविधान सभा का आत्मा कहलाता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, ठीक है, उपचारों का अधिकार आंसर। लेकिन अब आप ध्यान में रखिए मेरी बात को, ठीक है, कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, है ना, संवैधानिक उपचारों को अधिकार को, है ना, उपचार के अधिकार को, है ना, हृदय एवं आत्मा, हृदय एवं आत्मा किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ठीक है। कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, है ना, को हृदय एवं आत्मा किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। देखिए, अगर पॉइंट को बात कर ले कि संविधान सभा को, है ना, संविधान सभा को निर्माता को श्रेय किसे जाता है ना, अगर बात कर लेते हैं संविधान सभा का निर्माता या निर्माण, तो ये किसके जाता है, भीमराव अंबेडकर को। किसके जाते हैं, भीमराव अंबेडकर को, है ना, भीमराव अंबेडकर को। अब बताइए, संविधान सभा बनने में जो लगा था टोटल समय, है ना, 2 वर्ष 11 महीना 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मूल अधिकार, है ना, मूल अधिकार के संविधान को, ठीक है, मूल अधिकार के संविधान को क्या कहते हैं, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए, राज निर्देशांक तत्व जो या नीति, ठीक है, नीति किस देश से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है ना, तो आयरलैंड से। किससे, आयरलैंड से। किस
देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड से। अगर बोली राज्य निर्देशांक नीति हमारे संविधान में किस भाग में वर्णित मिलता है ना, वर्णन मिलता है, तो भाग नंबर 4 में, भाग नंबर 4 में अनुच्छेद के बात कर लें, अनुच्छेद के बात करें तो 36 से 51, 36 से 51, ठीक है। राज्य निर्देशांक नीति हमारे संविधान में है ना किस भाग में वर्णन मिलता है, ठीक है, तो भाग नंबर 4 में आर्टिकल 36 से 51, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, है ना। अब कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, TA से, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से, है ना। किस देश के संविधान से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है, तो भाग नंबर अगर बता दे तो 3 में है। भाग कितना में, 3 में है, ठीक है। भाग कितना में है, तो 3 में है। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है ना, देखिए उसका क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म का जो प्रयोग होता है निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। पहला निश्चेतक के रूप में, है ना। दूसरा नंबर, है ना, दूसरा चिकित्सा, चिकित्सा, चिकित्सा के दूसरा नंबर अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। तीसरा नंबर कर लेते हैं कीटाणु, 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 है ना, कीटाणु को मारने में, मारने में, कीटाणु को मारने में, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं, ये 3 हो गया, है ना, निश्चेतक के क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कीटाणु को मारने में। अब बात कर लेते हैं हम लोग, अगला जो पॉइंट है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है, क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है CHCl2, है ना, CHCl2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या था, ठीक है। तो क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, कि उपभोक्ता, उपभोक्ता जागरण के लिए, ठीक है, प्रचलित नारा, नारा था जगो, जगो ग्राहक जगो, ठीक है, जगो ग्राहक जगो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए पॉइंट लिखेगा, है ना, कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अगर बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो 15 मार्च को, जो मनाया जाता है वो 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अब बताओ कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें है
चौथा 5वां क्वेश्चन है सीडे राइट किसका एक्स है ना। तो सीडे राइट के बात कर लेते हैं 5वां क्वेश्चन सीडे राइट, ठीक है। सीडे राइट एक्स है, सीडे राइट जो एक्स है वो हो गया आयरन का, ठीक है। आयरन, आयरन मतलब लोहा, लोहा का, ठीक है। सीडे राइट किसका एस है, तो आयरन का एस है, ठीक है। किसका एक्स है, तो आयरन का, ठीक है। किसका, आयरन, आयरन का, ठीक है। किसका एस, आयरन मतलब लोहा का, ठीक है। तो आप समझिएगा, ठीक है, कि लोहा का जो परमाणु क्रमांक है, लोहा का परमाणु क्रमांक, ठीक है। लोहा का जो परमाणु क्रमांक आपको होता है 26 है, ठीक है, 26 है। अब परमाणु द्रव्यमान है ना, परमाणु जो द्रव्यमान हो गया वो 56 हो गया, क्या है 56। देखिए लोहा के जो एक्स के बारे में बता दें, ठीक है, कि लोहा का प्रमुख एक्स जो है, प्रमुख एक्स है ना, लोहा का जो है प्रमुख एक्स जो बता दिए, प्रमुख एक्स लोहा का जो है, पहला को है ना कि हेमेटाइट का जो सूत्र होता है Fe2O3 होता है ना, जिसे हम फेरस सल्फेट भी इसको कहते हैं, फेरस सल्फेट, इसको हम क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट कहते हैं दोस्त, ठीक है। हेमेटाइट का जो सूत्र होता है Fe2O3, इसको हम फेरस सल्फेट के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है, ठीक है, दूसरा बात होता है मैग्नेटाइट के सूत्र होता है Fe3O4 है ना, Fe3O4, ठीक है। तीसरा बात करते हैं सीडे राइट के जो सूत्र होता है ना, सीडे राइट के सूत्र होता है FeCO3। अब देखिए चौथा है ना, सीडे राइट का आयरन पर राइट है ना, आयरन पर राइट होता है, ठीक है। 5वां बात कर लेते हैं, 5वां का हो गया लिमोनाइट, ये सब किसका एक्स है दोस्त, है ना, तो लोहा का एक्स है, याद रख लीजिएगा, लोहा के प्रमुख एक्स, ठीक है। पहला अगर बात कर लेते हैं हम, देखिए सीडे राइट किसका है, आप इसमें से बता सकते हैं, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है हाँ सीडे राइट पूछा, हो सकता है हेमेटाइट पूछ देगा, हो सकता है मैग्नेटाइट पूछ देगा, आयरन पेराइट पूछ देगा, लिमोनाइट पूछ देगा, किसका एक्स है। तो इस पूरा चीज़ को क्या करना है, इसको कंफर्म कर लेना है, ठीक है। तो आयरन का अगर पूछे, आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है, परमाणु द्रव्यमान 56 होता है, इसका एक्स है पहले हेमेटाइट का जो सूत्र होता है Fe2O3 होता है, मैग्नेटाइट का जो सूत्र होता है, ठीक है, Fe3O4 होता है, सीडे राइट का सूत्र होता है FeCO3 होता है, आयरन पेराइट होता है, लिमोनाइट होता है, ठीक है। अब आइए दूसरा, अगला जो ऑप्शन आपका दिया गया है, अगला जो ऑप्शन आपका है ना, एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम को जो संकेत होता है आपको पता होना चाहिए, एल्युमिनियम का संकेत होता है Al, ठीक है। परमाणु क्रमांक की अगर बात कर लेते हैं, परमाणु क्रमांक है ना, तो परमाणु क्रमांक इसका 13 में है। अब परमाणु जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान जो है 27 में होता है ना। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कि बताए बॉक्साइड किसका एक्स है, बॉक्साइड किसका एक्स है ना, किसका एक्स है, तो आप बता सकते हैं एल्युमिनियम का, है ना। बॉक्साइड किसका एक्स है, तो एल्युमिनियम का एक्स है, ठीक है। बॉक्साइड का बताइए सूत्र क्या होता है, तो Al2 होता है O3 होता है, ठीक है। बॉक्साइड का जो सूत्र होता है Al2O3 होता है, ठीक है। अब बॉक्साइड से ही एल्युमिनियम प्राप्त होता है, बॉक्साइड से ही क्या होता है, एल्युमिनियम प्राप्त होता है, ठीक है। बॉक्साइड से एल्युमिनियम प्राप्त होता है Al2O3। अब देखिए बॉक्साइड का जो सूत्र बना दी Al2O3 होता है, बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का एक्स है। अब कॉपर की बात कर लेते हैं ना, तो आप बताइए कॉपर का जो सिंबल होता है Cu होता है ना, कॉपर का सिंबल कितना होता है Cu। इसका जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है,
क्या है, परमाणु जो क्रमांक है, परमाणु क्रमांक 29 है ना, कितना है, 29 है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 29। एक चीज याद रखना है ना कि कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट CuSO, कॉपर सल्फेट की क्यूप्रिक है ना, क्या कहते हैं, क्यूप्रिक सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, क्यूप्रिक सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट को क्यूप्रिक सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, है ना, अगला क्वेश्चन के तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, आपको लग रहा है कि सर 5 से आप डायरेक्ट 21, तो बीच में आपको कुछ इंग्लिश दिया गया है ना, कुछ मैथ दिया गया है, तो इसलिए हम छोड़ दिए, तो कुछ हिंदी भी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकाश तरंग होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कैसे क्या है कि प्रकाश जो है, प्रकाश की तरंग होती है, प्रकाश की तरंग होती है कैसा, विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या होता है, विद्युत जो है चुम्बकीय तरंग होता है, प्रकाश की जो तरंग होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। क्या बोले, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। अब एक बात बताइए, है ना, प्रकाश की अगर बात कर लेते हैं तो प्रकाश की जो तरंग होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। आप अगर कह सकते हैं कि एक चीज़ आप बताइए, प्रकाश सबसे पहले सीधी रेखा में गमन करता है ना, पॉइंट आप लिख दीजिएगा। ठीक है, कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, गमन करता है। ठीक है, अब एक बात यहाँ है कि निर्वात में, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, पानी में जो है प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की जो चाल है ना, 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है ना। पानी में जो है प्रकाश की चाल 2 गुना 2.5 मतलब 2.25 गुने 10⁸ जो है 8 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं कांच। ठीक है, कांच में प्रकाश की जो चाल है, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, तो 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है ना, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्त कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का संबंध, कौन सी कथन गलत है। ऑप्शन सुनिएगा, कौन सी कथन गलत है। कहता है बीम का समान साइज का होता है। ठीक है, बीम का जो है समान साइज का होता है, वह काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में उतनी ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के सामने होते हैं, वह वास्तविक होते हैं, है ना। तो देखिए समतल दर्पण में, ठीक है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, जो प्रतिबिंब बनता है ना, तो इसमें जो है एक बात याद रखना, कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है ना। तो याद रखना, बोला क्या है, समतल दर्पण सबसे पहला पॉइंट, ये तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, है ना। तो अब देखिए बनेगा क्या, पहला समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। दूसरा बात याद रखिएगा, है ना, कि समतल दर्पण में है, जो समतल दर्पण में
वस्तु के आकार के साइज के प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में, ठीक है, समतल दर्पण में वस्तु के साइज के आकार का बनता है, साइज के आकार का बनता है, साइज के बनता है, वस्तु के साइज का बनता है। तीसरा बात याद रखिएगा, है ना, कि समतल दर्पण में दर्पण की जितना दूरी पर वस्तु रखा जाता है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है ना। क्या बोले हम कि समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु हम रखते हैं तो दर्पण के पीछे, है ना, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है दोस्त। ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। अब अगला चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन है कि एक तरंग की आवृत्ति आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, कहता है आवृत्ति गुणे आवर्तकाल बराबर 1 होता है। फॉर्मूला याद रख लेना, आवृत्ति गुणे आवर्तकाल बराबर 1 होता है। तो अब तुमसे पूछेंगे बताओ कि आवृत्ति बराबर क्या होगा, तो 1/आवर्तकाल होगा। क्या होगा, 1/आवर्तकाल। अब बताइए आवर्तकाल बराबर क्या होगा, आवर्तकाल बराबर, है ना, तो 1/आवृत्ति होगा, 1/आवृत्ति। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर बोले कि आवृत्ति का एसआई मात्रक, ठीक है, क्या कि आवृत्ति का एसआई मात्रक तो क्या होगा, हट्टज होगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक हट्टज होता है और आवर्तकाल का एसआई मात्रक, ठीक है, आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, एसआई मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है दोस्त, अब ध्यान से देखिए, है ना। अब बात कर लेते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, कहता ध्वनि का वेग एवं परम ताप का संबंध क्या होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, है ना, 24, क्वेश्चन नंबर 24। कहता ध्वनि का वेग और परम ताप, है ना, परम ताप से संबंध बताओ, से संबंध। तो इसका जो होता है भी समानुपाती √T होता है। ठीक है, भी समानुपाती √T होता है। अब ध्यान से देखिए हम लोग, ठीक है, कि ध्वनि का, है ना, तीव्रता, है ना, डेसीबल से मापते हैं। ध्वनि के तीव्रता डेसीबल से मापते हैं। ठीक है, डेसीबल से मापते हैं। हम लोग जो बात करते हैं समान बातचीत, ठीक है, समान बातचीत कितना डेसीबल के होता है, 30 से 40 डेसीबल होता है, 30 से 40 डेसीबल होता है ना, 30 से 40 डेसीबल होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है, ध्यान से देखिएगा, है ना। घर्षण गुणांक का मान सदा रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन करा है घर्षण गुणांक का मान सदैव रहता है। क्या, तो 1 से कम रहता है, 1 से कम रहता है। क्या रहता है, 1 से कम रहता है। देखिए अगला है 26 क्वेश्चन, है ना। कहता असंरक्षित बल का उदाहरण है। क्या बोले, 26 क्वेश्चन, ठीक है, असंरक्षित बल का उदाहरण, असंरक्षित बल का उदाहरण है। ठीक है, असंरक्षित बल का जो उदाहरण होता है वो होता है घर्षण बल, ठीक है, दूसरा श्यान बल, ठीक है, घर्षण बल और
श्यान बल। अब देखिए अगला जो पॉइंट लिखेगा संरक्षित बल का उदाहरण, संरक्षित बल का उदाहरण, ठीक है। देखिए दोस्त, है ना, क्या अभी अब तो क्वेश्चन पूछ दिया अनरक्षित बल का उदाहरण, कभी पूछ सकता है संरक्षित बल का उदाहरण। तो इसका लिखिएगा गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा लिख लेना है ना वैद्युत बल। क्या बल? वैद्युत बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल। तो पॉइंट लिखिएगा दोस्त, है ना, कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र होता है, ठीक है, बड़ा जी m1 m2 बटा r² होता है ना, बड़ा जी m1 m2 बटा r²। अब देखिए g एक नियतांक है, g एक क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक। तो बताओ g का जो है मात्रक मान क्या होता है? तो 6.67 गुने, है ना, 10⁻⁻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 ⁻
सुन लीजिएगा, बड़ा जी का जो मान होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, है ना। कभी इसका एक मात्रक पूछ देता है, कभी क्या करेगा, इसका मात्रक याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ गुरुत्वीय त्वरण याद रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण का स्मॉल जी कहते हैं। इसका जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब देखिए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। क्यों? क्योंकि जो त्वरण का जो सूत्र होता है, त्वरण का ऐसा जो मात्रक होता है त्वरण का, ये होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, है ना, कि त्वरण का जो सूत्र, त्वरण मतलब ये बराबर जो होता है v माइनस यू बटा टी होता है, v माइनस यू बटा क्या होता है, टी होता है। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो घर्षण बल क्या है कि जब दो वस्तु आपस में टकराता है तो जो बल उत्पन्न लगता है वो घर्षण बल होता है, ठीक है। क्या होता है, घर्षण बल। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान हो तब कोणीय त्वरण के मान क्या होगा। तो इसका जो है दोस्त, है ना, कि कोणीय त्वरण का मान शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा, ये जीरो, है ना, शून्य या जीरो होगा, ठीक है। क्या होगा, शून्य या जीरो होगा। तो 27 क्वेश्चन क्या बताए थे कि कोणीय जो है, कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो। अब ध्यान से देखिए, आपको हम बता रहे हैं, पॉइंट लिखिएगा 27 में, ठीक है, कि पॉइंट है जो त्वरण है, ठीक है। त्वरण जो अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, कि त्वरण जो है क्या है, सदिश राशि। त्वरण जो है सदिश राशि है, सदिश राशि है ना। त्वरण क्या है, सदिश राशि, ठीक है। त्वरण क्या है, सदिश राशि। अब देखिए रैखिक कोण बराबर, है ना, रैखिक वेग बराबर जो सूत्र होता है ना, रैखिक वेग बराबर जो सूत्र होता है कोणीय वेग गुणे त्रिज्या। क्या बोले, कोणीय वेग गुणे त्रिज्या, कोणीय वेग बराबर त्रिज्या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 28 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, कहता है बल का अघूर्ण पैमाना है, ठीक है। बल का अघूर्ण पैमाना मतलब पिंड को घुमाए, है ना, पिंड को देखिए, कहता है कि बल का अघूर्ण, है ना, बल का जो है अघूर्ण पैमाना
पैमाना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा है ना कि पिन को घुमाने की क्षमता, घुमाने की क्षमता है ना, पिन को घुमाने की क्षमता। अब बात कर लीजिए जाए है ना, बल का गुण पैमाने है पिन को घुमाने की क्षमता। अब बात कर लेते हैं बल, सबसे पहले बात कर लेते हैं बल है ना। तो बल लगाकर आप किसी वस्तु को उसके स्थान में इसका आकार में परिवर्तन कर सकते हैं है ना। बल करने का मतलब कि किसी वस्तु को धक्का देना है ना, या अपनी ओर खींचना, उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। क्लियर हो गया। अब बताइए बल का जो है, बल का एसआई मात्रक है ना, बल का जो है एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, अब बताइएगा है ना कि बल का बताओ केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, किसका मात्रक है। तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा बल का है ना, किसका मात्रक है, तो बल का। अच्छा एक क्वेश्चन याद है दोस्त है ना, एक क्वेश्चन है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या है। ठीक है, बल का सीजीएस मात्रक क्या है, तो जवाब क्या आएगा है ना, बल का जो है सीजीएस मात्रक क्या है, तो जवाब आएगा है ना कि ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बताओ बल का बीमा, बल का बीमा, तो बल का बीमा क्या होता है ना, बल का बीमा क्या होता है, बल का बीमा होता है mL - T-2। ठीक है, अब देखिए बल का धून, बल का अधून, बल का अधून का बीमा, बल का अधून का बीमा होता है ना, बल का अधून का बीमा होता है mL/T-2। ठीक है, T+ T+2 है ना, T+2 mL2 मतलब L/2 और T/2। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए है ना कि अगर बात कर लेते हैं कि बल का अधून का मात्रक क्या होता है। ठीक है, बल का अधून का मात्रक क्या होता है, तो जवाब क्या आएगा है ना, बताइए आप लोग। तो हम बोले बल का अधून का मात्रक क्या होता है, तो अब जवाब आएगा न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है ना, न्यूटन मीटर होता है। अब ध्यान से देखिए। ठीक है, अगला बात हम कर लेते हैं। ठीक है, कि बल का हो गया है ना, तो चलिए अगला प्रश्न कब चलते हैं है ना। अच्छा बल का जो है दो प्रकार है, बल का दो प्रकार होता है, बल का दो प्रकार है ना। पहला कहते हैं संतुलित बल, ठीक है, संतुलित बल, और दूसरा हो गया असंतुलित बल, असंतुलित बल है ना, असंतुलित बल। ठीक है, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर है 29, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 था नहीं, हाँ ठीक है, 29 क्वेश्चन कहता है कि एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहता है ना। जब हम साइकिल को, क्वेश्चन नंबर 29 है, जब हम साइकिल को एक वृत्ताकार पथ पे मोड़ते हैं, ठीक है, जब हम साइकिल पर एक वृत्ताकार पथ पर मोड़ते हैं तो वहाँ एक बल केंद्र काम करता है, उसे हम बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, उसको जो है अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। संतुलित बनाए रखिए। देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ कि किर्लोलिस त्वरण के कारण है ना। तो ध्यान रखिए दोस्त, ठीक है, कि जब हम वृत्ताकार पथ पर साइकिल चलाते हैं ना, जब एक मोड़ लेते हैं तो संतुलित बनाए रखता है किसके, किर्लोलिस त्वरण के कारण, या बल पूछे तभी केंद्रीय बल के कारण है ना। देखिए अगर हम मान ले वृत्त है ना, ये जो वृत्ताकार पथ पर हम साइकिल मोड़ रहे हैं
तो इस सेंटर की तरफ जो बल लग रहा है इस तरह से, है ना, इस तरह से जो बल लगता है, इसी बल को हम कहते हैं कि अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। लेकिन अभी जब अगर कोई वृत्त इसका केंद्र से बाहर की बल लगे, केंद्र की तरफ से बाहर से बल लगे, तो इसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल, है ना, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल जी। ठीक है, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण होता है जो मक्खन निकलता है ना, या धोने वाला मशीन, ये सब किसका उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्त 30 नंबर क्वेश्चन, है ना। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा कि एक युग्म बनाता है, तो एक जो है युग्म बनाता है, वो युग्म होता है, ठीक है, वो युग्म होता है समान परिमाण के दो भिन्न समांतर बल। समान परिमाण के दो भिन्न समांतर बल को एक युग्म बनाते हैं। समान, क्या बोले? समान, है ना, समान, है ना, समान परिमाण, है ना, समान परिमाण के दो है ना, दो भिन्न समांतर बलों का, है ना, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है ना, कि क्वेश्चन नंबर बात कर ले 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि एक देश की समान निवासवासियों और उसकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, चाहे देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया गया हो। उसे हम कहते हैं, है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कहते हैं इसको? है ना, कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, है ना। अब आते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन। कै नंबर क्वेश्चन? 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है ना। तो कौन जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार है दोस्त, ठीक है, जिम्मेदार है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, है ना, मंत्रालय। ठीक है, अब तो ध्यान में रहे, है ना। तो अगर बात कर लेते हैं, तो अगर एनएसओ का स्थापना, ठीक है, ये हुआ था 2019 में। कितना हुआ था? 2019 में। ठीक है, अगर बात कर लिया जाए, है ना, कि नीति आयोग, समझ लें, अगर बात कर ले हम लोग नीति आयोग की स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 2019 को, है ना, 1 जनवरी 2019 को। ठीक है, 1 जनवरी 2019 को। एक क्वेश्चन यहाँ बात रख लेना, ठीक है, कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना, है ना, 1951 के हुआ था। कब हुआ था? 1951 के हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, है ना। 33 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्त कि 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, है ना, कहाँ आयोजित किया गया था? तो क्या बोले? 17वें, है ना, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? तो इंदौर में। कहाँ? इंदौर में, है ना। कहाँ किया गया था? इंदौर में। 17वें कब किया गया था दोस्त? तो 8 से
है ना, कब किया गया था बोले थे 8 से 10 जनवरी 8 से 10 जनवरी 8 से 10 जनवरी 2023। 8 से 10 जनवरी 2023 में जो संस्करण हुआ था वो 17वें संस्करण था प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? इंदौर में। 34 क्वेश्चन चलते हैं, है ना। 34 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है ना। तो अप्रत्यक्ष कर बात कर लेते हैं। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर में जो शामिल होता है ना, अप्रत्यक्ष कर में शामिल जो होता है सीमा शुल्क होता है। क्या बोले? सीमा शुल्क, है ना, सीमा शुल्क, है ना, सीमा शुल्क होता है। ठीक है, उसके बाद होता आप लिखेगा अप्रत्यक्ष कर के हम बात कर लेते। ठीक है, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद, ठीक है, केंद्रीय उत्पाद, केंद्रीय उत्पाद हो गया, है ना, सेवा कर हो गया, सेवा कर। अब बोलते अप्रत्यक्ष रूप में, है ना, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर के लिखेगा, है ना। प्रत्यक्ष कर के अगर बात कर लेते हैं हम लोग तो प्रत्यक्ष कर में जो आते हैं संपत्ति कर। कौन सा आते हैं? संपत्ति, संपत्ति कर, संपत्ति कर आता है प्रत्यक्ष रूप में, है ना। उपहार कर, उपहार कर, उपहार कर, है ना, उपहार कर। ब्याज कर, ब्याज कर या ब्याज, ब्याज कर। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा आपका ऑप्शन रहेगा कि अप्रत्यक्ष कर में कौन से आता है? सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क। ठीक है, अब प्रत्यक्ष कर में आता है संपत्ति कर, उपहार कर, व्यय कर, ब्याज कर। ठीक है, अब ध्यान से हम लोग 35 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। 35 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 करा है दोस्त। ठीक है, कि बैंकों को अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है। यह अनुपात क्या कहलाता है? तो ना, यह अनुपात संवर्धित तरल निधि अनुपात कहलाता है ना। क्या कहलाता है? यह अनुपात जो है है ना, यह अनुपात संवर्धित, संवर्धित, संवर्धित तरल निधि, तरल निधि अनुपात कहलाता है। ठीक है, अनुपात कहलाता है। क्लियर हो गया ना। 36 क्वेश्चन का हम लोग चलते हैं। 36 क्वेश्चन करा है दोस्त। ठीक है, कि मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में किस उपायों का उपयोग नहीं किया जाता है? तो रिवर्स रिपो, है ना। क्या बोले? रिवर्स रिपो, रिवर्स रिपो। ठीक है, रिवर्स रिपो दर में वृद्धि, दर में वृद्धि। ठीक है, दर में वृद्धि। 37 क्वेश्चन क्या करता है? 37 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, 37 क्वेश्चन है कि 8 मूल उद्योगों की सूचांक में, है ना, कि निम्नलिखित में किस से सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो सबसे पहले 8 मूल उद्योग, है ना। 8 मूल उद्योग कौन कौन से हैं? पहला लिखेगा पेट्रोलियम, पहला जो है पेट्रोलियम, पहला पेट्रोलियम उद्योग। फिर विद्युत उद्योग, है ना, पेट्रोलियम उद्योग, विद्युत उद्योग। तीसरा इस्पात, इस्पात उद्योग। और तीसरा हो गया, चौथा हो गया कच्चा तेल, है ना, कच्चा तेल उद्योग, कच्चा तेल उद्योग। ठीक है, पांचवा हो गया आपको प्राकृतिक उद्योग, है ना, प्राकृतिक उद्योग, प्राकृतिक, है ना। और छठा हो गया सीमेंट, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग। और सातवां हो गया आपको सीमेंट के बाद आता है ना, उर्वरक, उर्वरक उद्योग, उर्वरक उद्योग, है ना। आठवां हो गया आपके बात कर लेते हैं। आठवां जो हो गया, है ना, कोयला उद्योग। क्या हो गया? कोयला उद्योग। हाँ, देखिएगा 8 मूल उद्योग है ना। 8 मूल उद्योग, पहला पेट्रोलियम उद्योग, विद्युत उद्योग, इस्पात उद्योग, कच्चे तेल उद्योग, प्राकृतिक उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग और कोयला उद्योग। जो सबसे अधिक महत्व देने वाला जो उद्योग है वो कौन सा है? विद्युत उद्योग, है ना। कौन सा है? तो विद्युत उद्योग है ना। कौन सा? विद्युत उद्योग है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना क्या है ना। क्या बोले?
जो क्वेश्चन नंबर आपको 37 होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 37 नहीं 38 है, 37 अभी डील किए है ना, तो 38 है। करे माउंट बेटन योजना क्या है? माउंट बेटन योजना क्या है? तो माउंट बेटन योजना है भारत विभाजन की मांग स्वीकार करना, है ना। क्या था? भारत विभाजन है ना, भारत विभाजन को मांग को है ना, मांग को स्वीकार करना, मांग को स्वीकार करना, ठीक है, मांग को क्या करना? स्वीकार करना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, माउंट बेटन योजना जो था, है ना, जो माउंट बेटन योजना जो आए थे, है ना, याद रखिएगा, माउंट बेटन योजना 3 जुलाई जो है 1947 ईस्वी में प्रस्तुत हुआ था। 47 ईस्वी में प्रस्तुत हुआ था, है ना, 3 जुलाई 1947 ईस्वी में प्रस्तुत हुआ था। क्लियर हो गया ना, माउंट बेटन योजना। अगला जो है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 39, क्वेश्चन नंबर 39 करा है दोस्त, है ना, कि किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों को वानर सेना तथा लड़कियों को मंजरी सेना का गठन किया था, है ना। तो देखिए, कहता है किस आंदोलन को है ना लोकप्रिय बनाने के लिए मतलब लड़के लोग का वानर सेना, लड़कियों लोग का मंजरी सेना को गठन किया था। तो ई था सविनय आवेग आंदोलन, है ना, आंदोलन। क्लियर हुआ ना। तो एक बात हम बताते हैं, सविनय आवेग आंदोलन जो है ना, सविनय आवेग आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था, आपको देखिए, सविनय आवेग आंदोलन साबरमती आश्रम से, है ना, सविनय आवेग आंदोलन महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से, है ना, 12 मार्च, है ना, 12 मार्च 1930 ईस्वी को, है ना, 12 मार्च 1930 ईस्वी को, है ना, 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किए थे। और ठीक है, दांडी पहुंचकर जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने नमक तोड़ कानून बनाए थे। नमक तोड़ कानून का विरोध करके उन्होंने यह सविनय आवेग आंदोलन को समाप्त कर दिए थे। ठीक है, फिर से सुनिएगा, सविनय आवेग आंदोलन महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को दांडी मात्रा से साबरमती आश्रम से चलकर स्टार्ट किए थे और 6 अप्रैल, है ना, 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर नमक तोड़ कानून को विरोध किया और वह उसी सभी आंदोलन को समाप्त कर दिए थे। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब असहयोग आंदोलन, है ना। अगर देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सविनय आवेग, है ना, सविनय आवेग आंदोलन, सविनय आवेग आंदोलन, है ना, कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को और 12 मार्च 1930 को। अब देखिए असहयोग आंदोलन, है ना, 5 सितंबर, असहयोग आंदोलन 5 सितंबर, है ना, 1920 के, 5 सितंबर 1920 के, है ना। देखिएगा, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने कर रहे थे, है ना, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने कर रहे थे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है दोस्त, असहयोग आंदोलन के दौरान, है ना, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी 1922 ईस्वी के
गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुछ बुक में लिखा हुआ है ना, कि गोरखपुर में एक पुलिस चौकी में क्या कर दिए थे, आग लगा दिए थे। पुलिस चौकी में आग लगा दिए थे, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों जिंदा जल गए। और वहीं असहयोग आंदोलन क्या कर दिए थे, 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है समाप्त कर लिया था, है ना। इसी घटना को हम चौरा चौरी हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, चौरा चौरी हत्याकांड या हत्याकांड या चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए, है ना। अब क्या करना है, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा कि खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी को हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी को हुआ था। खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता, है ना, प्रमुख नेता था शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली था। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली थे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना, कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय, है ना, साइमन कमीशन का विरोध करते समय, ठीक है, लाजपत राय को, है ना, वो क्या हो गया था, उसे लाठी का प्रहार, उसे लाठी का मतलब चोट लग गया था, है ना। तो उसे कहने का मतलब है कि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को, है ना, घायल हो गए थे। उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों ने उसे पीटे और जिसके कारण वो घायल हो गए। और कुछ दिन बाद लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गए थे। ठीक है, तो अच्छा बताओ, पंजाब केसरी किसको हम कहते हैं, पंजाब केसरी को कहते हैं लाला लाजपत, है ना, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी उपाधि मिला था। पंजाब केसरी की उपाधि किसको मिला था, तो लाला लाजपत राय को मिला था। ठीक है दोस्त।